हेलो स्टूडेंट्स, ये आपकी वर्कशीट 61 है। गणित की क्लास 10th की। डेट है 27 नवंबर 2020। यहाँ पर आपको नया चैप्टर दिया गया है, दैट इज सांख्यिकी। उसमें आपको परिचय बताया गया है। अभी आपको सिर्फ परिचय बताया है। तो सांख्यिकी होता क्या है? सांख्यिकी में आंकड़े होते हैं। ठीक है, आंकड़े मतलब जैसे अगर सपोज करो आपकी क्लास में कितने मार्क्स आए हैं कितने बच्चों के, सो उन आंकड़ों को जो हम रखते हैं वही जो ये मार्क्स हैं वो आंकड़े होंगे। ठीक है, तो अलग अलग तरीके से हो सकते हैं आंकड़े। अब आपको यहाँ पर केंद्रीय प्रवृत्ति दी हुई है। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप मतलब जो भी हमें सांख्यिकी दी होती है उसमें केंद्रीय प्रवृत्ति होती है। ठीक है, तीन तरीके की है, माध्य, माध्यिका और बहुलक। तो माध्य में आपको माध्य मतलब होता है ये है, माध्य मतलब जहाँ पर आपको औसत निकालना होता है। तो औसत आपको पता ही होगा, किसी भी चीज़ का एवरेज या औसत निकालना। उसमें आपको सीधा एक फॉर्मूला होता है, प्रत्यक्ष विधि जिसे हम बोलते हैं, वो होता है माध्य का। ये माध्य का है, ये होता है समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन में समीशन ऑफ एफ आई। ठीक है, तो ये जो एफ आई एक्स आई है, ये आपको जब क्वेश्चन करोगे तो आपको पता चलेगा। एफ आई फ्रिक्वेंसी होती है, एक्स आई कोई इवेंट होता है, उससे रिलेटेड फ्रिक्वेंसी कितनी है। ठीक है, तो ये एफ आई एक्स आई होते हैं। आपको एफ आई गिवन होंगे, एक्स आई भी गिवन होंगे, तो आपको सीधा बस फॉर्मूला लगा के माध्य निकालना है। ठीक है, प्रत्यक्ष विधि में यही फॉर्मूला होता है। ऐसे आगे कल्पित माध्य विधि, इसमें आपको क्या करना होता है, आपको एक पहले हम एक माध्य बीज का, ठीक है, एक्स आई ले लेते हैं। हम एक बीज का एक्स जो होता है, जो भी हमें एक्स दिए होंगे वो हम अपने आप एज्यूम कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम एक डी निकालते हैं। जो डी होता है वो होता है ए माइनस एक्स आई, जो हम मानते हैं। ठीक है, ये जो ए होगा, तो यहाँ पे अभी आपको ये जो फॉर्मूला है, जब आप क्वेश्चन करोगे माध्य निकालने का, ये फॉर्मूला भी आप यूज़ कर सकते हैं, ये सीधा फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। आगे एक और फॉर्मूला है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं माध्य निकालने के लिए। ठीक है, और इसका कोई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं होता। माध्य को हम किसी ग्राफ पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसका कोई ग्राफीय रूप नहीं है, तो ये आपको दिया गया है। फिर दूसरा जो है केंद्रीय प्रवृत्ति, वो है माध्यिका। माध्यिका का ये सीधा फॉर्मूला होता है निकालने का, जिसमें आपको एल, n/2, सी एफ और ये एच, ये सारी जितने भी आपको डायमेंशन ये दी गई हैं, ये सारे के सारे आपको जब आप क्वेश्चन करोगे, क्वेश्चन देखोगे, तो वहाँ पर पहले आपको ये सब निकालना होता है। उसके बाद आप इस फॉर्मूले में पुट करते हैं, तो आपको यहाँ से फिर माध्यिका निकलती है। ठीक है, और माध्यिका का सीधा एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, जिसको हम ग्राफ के रूप में भी बनाते हैं। वो होता है तोरण। दो तरीके के तोरण होता है, एक होता है कम प्रकार का तोरण और दूसरा होता है अधिक प्रकार वाला तोरण तोरण ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है तोरण, इसका क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, तो ये तोरण से हम माध्यिका निकाल सकते हैं। ठीक है, मतलब ग्राफीय रूप में अगर हम तोरण बना रहे हैं, तो वहीं से हम किसी भी जो भी आपको डेटा दिया होगा, ठीक है, वहाँ से आप सीधा उसकी माध्यिका निकाल सकते हैं। अब तीसरा जो केंद्रीय प्रवृत्ति है वो है बहुलक। ठीक है, बहुलक में भी आपका ये सीधा फॉर्मूला है, और इस सीधे फॉर्मूले के लिए ये जितना भी आपको दिए हैं, एल, F1, F0, 2F1, F0, F2, H, ये सारे के सारे आप जब क्वेश्चन देखोगे तो क्वेश्चन में पहले आपको ये सारी चीज़ें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, फिर उसके बाद सीधा इस वैल्यू इसमें पुट कर देना है। और जो बहुलक होता है, इसका ग्राफिकल रूप जो होता है वो होता है आयत चित्र। ये आपने पहले भी पढ़ा होगा 8th क्लास में, 9th क्लास में। सो आयत चित्र से आप निकाल सकते हैं बहुलक। ठीक है, अब जो आपको कुछ क्वेश्चंस होते हैं, सबसे पहले आपको ये कुछ सांख्यिकी के बारे में बताया। गणित की एक वह शाखा है जो आंकड़ों को संग्रह, विश्लेषण और व्याख्या प्रस्तुति करती है। ठीक है, ये सांख्यिकी होती है, किसी जो भी आंकड़े दिए हैं उनके बारे में ये सब चीज़ें संग्रह करना, उसे विश्लेषण करना, व्याख्या करना, प्रस्तुति, ये सब हम सांख्यिकी में करते हैं। फिर आंकड़े आंकड़े होते क्या है, सार्थक सूचनाओं का संग्रह। ठीक है, और दो तरीके के आंकड़े होते हैं,
असमूहीकृत आंकड़े और समूहीकृत आंकड़े। ठीक है, दो तरीके के हो सकते हैं आंकड़े। ये आप जब क्वेश्चन करेंगे तो भी आपको पता चल जाएगा समूहीकृत कैसे होंगे और असमूहीकृत आंकड़े कैसे किस तरीके से होंगे। फिर है केंद्रीय प्रवृत्ति का माप। इसका अर्थ है वितरण का केंद्र और स्थान। केंद्रीय प्रवृत्ति के सबसे सामान्य माप है माध्य, माध्यिका और बहुलक। ठीक है, केंद्रीय प्रवृत्ति से ही आपको पता चल रहा होगा। इसका मतलब ये है जो भी हमें आंकड़े दिए हैं उसके बीच की वैल्यू, ठीक है, उसके बीच की वैल्यू मतलब केंद्र, तो वो होते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति। तो हम तीन तरीके से केंद्रीय प्रवृत्ति निकालते हैं, माध्य, माध्यिका और बहुलक से। फिर है जो ये केंद्रीय प्रवृत्ति आपको तीन बताई गई हैं, इनके बीच में एक संबंध होता है। ठीक है, अनुभवजन्य संबंध। तो वो होता है बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। ठीक है, ये फॉर्मूला एक तरीके से आपको याद रखना है। उसके बाद है यदि वर्ग अंतराल सतत ना हो तो उसे सतत बनाने के लिए हमें निम्न संख्या में से 0.5 घटाते हैं और ऊपरी संख्या में से 0.5 को जोड़ा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए वर्ग अंतराल होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन में आप देखोगे वर्ग अंतराल होते हैं, उसमें दो तरीके के वर्ग अंतराल होते हैं, एक होते हैं सतत और एक होते हैं जो सतत नहीं होते। तो जो सतत होते हैं उनमें तो हमें कुछ नहीं करना पड़ता, पर जो सतत नहीं होते उनको सतत बनाया जाता है, तभी आगे क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, नहीं तो आपका क्वेश्चन आगे नहीं हो पाएगा। तो उसे सतत बनाने के लिए आप क्या करते हैं, हम जो उसकी निम्न सीमा होती है उसमें दो सीमाएं होंगी, ऊपरी सीमा, निम्न सीमा। निम्न सीमा में से हम 0.5 घटाएंगे और ऊपरी सीमा में से 0.5 प्लस कर देंगे, तो ही जो आंकड़े होंगे, जो वर्ग अंतराल होगा, वो एक सतत बन जाएगा। ठीक है, सतत बनेगा तभी आगे क्वेश्चन होगा, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर आपको दिया है वर्ग चिन्ह, ये 1 मार्क के क्वेश्चन में आ जाता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निम्न वर्ग सीमा, दोनों को प्लस करने पे फिर उसके बाद 2 से भाग करने पे जो आता है वो होता है वर्ग चिन्ह। ठीक है, फिर है वर्ग माप। वर्ग माप जो एच, जो आपके क्वेश्चंस में भी है, जो बहुलक निकालने में, माध्यिका निकालने में एच यूज हो रहा है, तो वो एच यही है वर्ग माप, ऊपरी सीमा में से निम्न सीमा को घटाना। ठीक है, फिर है परिसर। परिसर में आप, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी 1 मार्क के क्वेश्चन में आ जाता है। इसमें अधिकतम आंकड़े में से न्यूनतम आंकड़े को हम जब घटा करते हैं तो हमारा जो निकलता है वो होता है परिसर। ठीक है, फिर है माध्यिका। वर्ग अंतराल जिसकी संचय बारंबारता n/2 से बड़ी या लगभग आसपास हो, वो माध्यिका वर्ग होती है। और बहुलक वर्ग जो होती है वह है अंतराल जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो। ठीक है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा बारंबारता हो वो होती है बहुलक वर्ग, और माध्यिका वर्ग जहाँ n/2 से बड़ी या उसके आसपास हो। ठीक है, वो संचयी बारंबारता आप निकालते हैं उसमें, वहाँ से आपको पता चलता है। तो ये सब जो है संचयी बारंबारता, ये सब जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो आपको पता चलेगा। फिर है क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं ये, इसके लिए आपको, ये आपके क्वेश्चन है। पहला जो है वर्ग चिन्ह, इसमें आपको 1/2 ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा, ये आपको वर्कशीट में भी दिया है, आप देख सकते हैं। ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटे में 2। फिर है दूसरा क्वेश्चन, दिए गए आंकड़े जो आपको दिया है 255, 125, 130, 160, 185, 170 और 103, इन ये जो आंकड़े दिए गए हैं इसमें अगर आपको परिसर ज्ञात करना है तो परिसर का जो सीधा फॉर्मूला है वो है कि आप जो अधिकतम आंकड़ा है उसमें से न्यूनतम आंकड़े को घटा करना। तो इसमें आप देखोगे सबसे अधिकतम आंकड़ा जो है वो है 255 और जो सबसे छोटा आंकड़ा है वो है 103। तो आप अधिकतम में से न्यूनतम को घटा करेंगे तो ये आ जाएगा 152। ठीक है, फिर तीसरा क्वेश्चन जो आपको दिया है वो है केंद्रीय प्रवृत्ति के तीनों माप के बीच अनुभवजन्य या एम्पेरिकल संबंध जो होता है वो क्या है। तो सीधा फॉर्मूला है बहुलक बराबर में 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, ये आपको वर्कशीट में भी दिया है। चौथा क्वेश्चन है ऊपरी सीमा निम्न सीमा के अंतर को क्या बोलते हैं, वर्ग माप। ठीक है, जिसको आप एच भी लिखते हैं, जो ऊपरी सीमा और निम्न सीमा है उसके अंतर को बोलते हैं वर्ग माप। और पांचवा क्वेश्चन है प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य ज्ञात करना है। तो पहले आपको पता होना चाहिए प्रथम 5 माध्य अभाज्य संख्याएं कौन सी है। तो पहली है 2,
फिर 3, 5, 7, फिर 9 नहीं होगी क्योंकि 9 3 के पहाड़े में आता है, फिर होगी 11। तो ये 5 जो है अभाज्य संख्याएं हैं। अब इन सब का माध्य निकालना है। तो माध्य निकालने के लिए आप पाँचों को प्लस करेंगे, और क्योंकि 5 संख्या है तो 5 से भाग करेंगे। ये आ रहा है 28/5, इसको जब आप भाग करेंगे ये आएगा 5.6। तो ये आपकी वर्कशीट थी 61। अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।